अब फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में कल हमारा डिस्कशन भी हुआ, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, करीबन 20 प्रोफेसर्स थे। पर एक बात यदि हम करें, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल वेलबींग और फाइनेंशियल एबंडेंस, 4 वर्ड्स हैं। क्या कोई डिफरेंस है इनमें? दोबारा देखते हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है फाइनेंशियल एबंडेंस और एक है फाइनेंशियल वेलनेस कहें या फाइनेंशियल वेलबींग कहें। तो हमारे सेशंस में जब भी हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और उसमें 3-4 बार डिस्कशन फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट की तरफ भी चला गया। जो फाइनेंशियल वेलनेस है, फाइनेंशियल वेलनेस फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है। फाइनेंशियल अबंडेंस मतलब बहुत सारा पैसा है मेरे पास, उसको फाइनेंशियल वेलनेस नहीं कहेंगे। मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है भविष्य की, उसको भी फाइनेंशियल वेलनेस नहीं कहेंगे। मेरा फंड्स का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो भी फाइनेंशियल वेलनेस नहीं है। वेलनेस देखें तो वेलनेस और इलनेस 2 वर्ड है। वेलनेस है और नहीं है तो इलनेस है। तो अब हमें कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने को चेक करेंगे। लास्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन कि वेलनेस और इलनेस में वेलनेस का टेक्निकल मीनिंग क्या है। पर अभी हम छोटे छोटे लाइफ के एग्जाम्पल्स लेकर के ये देखते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे अपने आप को चेक करेंगे कि फाइनेंशियली वेल हैं या नहीं है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के 15वें माले पर एक बिलियनियर रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। 15वीं मंजिल पे बिलियनियर्स के हस्बैंड वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ रहते थे, 2 ही थे उस परिवार में। और उसके ठीक दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ एक कच्ची बस्ती सी थी और वहां पे एक लुहार का घर था। 15वें मंजिल से वाइफ हमेशा उसको नीचे देखा करती थी और देखती थी तो वो क्या पाती कि लुहार का जीवन कैसा है। सुबह 9 बजे उसका जाना, शाम को 5 बजे वापस आना, दिन भर वो मेहनत करता है, पर शाम को आके बड़े परिवार के साथ खुशी से बैठता है और परिवार में सुख और आनंद है। वो सोचती है कि देखो कितना अच्छा परिवार है, मुझसे तो यही ज्यादा बेटर। कहाँ मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता करके 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 8, 9, 10 का भी पता नहीं है, तो ही इज बेटर देन मी। अब ये बात वो अपने पति को बोलती है कि देखो आपने तो करोड़ों की दौलत कमा ली, अरबों कमा ली है, और एक सामने देखो कितना खुश परिवार है। तो उसका जवाब था कि बोले ये अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा है, ये जो सामने वाला परिवार है ये 99 के फेर में नहीं है। बोले कैसे? बोले देखना, वो रात को 99 चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक थैली उसके छत की तरफ फेंक देता है, लुहार के घर में फेंक देता है। लुहार सुबह उठता है, सारे इकट्ठे किए, बड़े खुश हुआ कि आज तो भगवान ने छप्पर फाड़ के बहुत सारा पैसा दे दिया और मेरे लिए दिया है। एक एक इकट्ठा किया, काउंट किया तो कितने निकले? 99 निकल गए। उसने सोचा भगवान ने तो ऊपर से 100 ही भेजे होंगे, एक आध इधर उधर कहीं गिर गया, और शायद भगवान को मेरी इतनी सी कैपेबिलिटी पे तो भरोसा है ही कि इस 99 को 100 तो मैं बना ही लूंगा। तो उसने अगले दिन से अपनी वाइफ को बोला आज थोड़ा मैं जल्दी निकलूंगा, अब 99 को 100 करना है ना। तो अगले दिन वो जल्दी निकला, शाम को थोड़ा लेट भी आने लगा। अब ये उसका रूटीन सा बन गया। 1 महीने बाद, जबकि 99 के 100 कब के पूरे हो चुके थे उसके, बट ही डिडंट स्टॉप ओवर देयर। और शायद ये सब कहानी केवल उस लुहार की नहीं, हम सब की है। यहां जितने भी बैठे हैं सबके 99 के 100 हो चुके हैं। सब या तो एबंडेंस में बैठे हैं या मनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दौड़ भी रुकी नहीं है। हमारा फाइनेंशियल वेलनेस रहे, इसमें अब है ना
छोटी छोटी कुछ हैबिट्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारी लाइफ ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पे चल रही है? चेक करिएगा, हमारा अपना जीवन क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पर चल रहा है? यदि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के दम पर चल रहा है तो फाइनेंशियली वेल नहीं कहा जाएगा। यानी कि खुशियां पहले खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट बाद में करना है। ये भारतीय संहिता में कभी नहीं रहा, भारत के पास्ट में, कि आप खुशियां पहले ले लीजिए, पेमेंट बाद में करना है। हम अपने भविष्य को गिरवी कर रखते हैं वर्तमान के लिए। और मैंने अपने कुछ मित्रों को तो यहां तक देखा है, 12-12, 13-13 क्रेडिट कार्ड है, 15-15 क्रेडिट कार्ड है, पेट्रोल के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग। और कंपनी स्पेशल ऑफर लेकर के आ रही हैं कि कैसे आप हमारा क्रेडिट कार्ड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। पर ये एक बहुत खूबसूरत ट्रैप है। वो आपको 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन के लिए कहेंगे फ्री यूज करो, वाह, वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू। आपको कुछ भी देना नहीं है, आराम से आप इस्तेमाल कीजिए, लास्ट में आप वापस कर दीजिए 50-60 दिन बाद। क्या हम उसे कुछ भी नहीं दे रहे हैं? मान लो 60 दिन का पीरियड था और 60 में आपने 59वें दिन वापस कर दिया, तो क्या हम उसे कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कंपनी को? हम अपनी सोच गिरवी रख रहे हैं। आपको कम से कम 10 दिन पहले से आपका सुकून, चैन, मन बार बार ये सोचता रहेगा मुझे उसका पैसा वापस करना है, मुझे उसका पैसा वापस करना है। और ऐसे देखें कि एक से निकाल के बैंक दूसरे में डाल देते हैं, दूसरे से तीसरे में डाल देते हैं। अब इसका 60 दिन शुरू हो गया, अब इसका 50 दिन शुरू हो गया, अब इसका 30 दिन शुरू हो गया, एंड दे आर हैप्पी कि वी आर यूजिंग मनी, लंबे समय से बड़े अच्छे तरीके से मनी यूज कर रहे हैं। पर वास्तव में हमने अपनी सोच को गिरवी रख दिया, हमने अपने संकल्पों को गिरवी रख दिया। और दुनिया का सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो संकल्पों की शक्ति है। संकल्पों से बड़ा कोई खजाना नहीं है, वो गिरवी रख दिया। तो कर्ज लेना, इस संस्थान के संस्थापक ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे कर्ज मर्ज है, कभी कर्ज नहीं लेना, नेवर। अच्छा, कर्ज दे सकते हैं? अच्छा, लेते नहीं, ये ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, कर्ज देते हैं है? देंगे तो भी टेंशन में रहेंगे। मान लो चलो वो वापस कर भी देगा, पहली बात तो आजकल का जमाना ऐसा नहीं है कि कितने लोग वापस करें नहीं करें, पर मान लेते हम वापस कर भी देगा। जब भी आप किसी व्यक्ति को कर्ज देते हो वो बहुत मुसीबत में रहता है, उसका थॉट पैटर्न बहुत नेगेटिव, हताशा, निराशा वाला रहता है, तब वो आपके पास हाथ फैलाने आता है कि मुझे पैसा दे दीजिए। और उस पैसे का इस्तेमाल वो करने के बाद में लास्ट में बहुत दफे देखा गया है तो लौटाने की स्थिति में नहीं रहता, और लौटाता भी बड़ी मजबूरी में लौटा के देता है पैसा। उस पैसे से होने वाली इनकम यदि आपके भोजन को खरीदने में गई तो वो भोजन आपका हताशा, निराशा पैदा करेगा ही करेगा, पक्का कर लीजिए। ब्याज से आई हुई रकम को हम अपने सुख, सुविधा, ऐशो आराम, डेली डे टू डे लाइफ रूटीन, भोजन, इन चीजों में नहीं इस्तेमाल कर सकते, और छोड़ दें ये काम, मतलब। और कभी कभी एक पीछे कुछ एक बार बात आई थी कि बोले हमारे कई ऐसे अच्छे दोस्त हैं, उनको पैसों की जरूरत रहती है, और क्या दोस्ती में हम पैसे भी ना दें? क्या करेंगे भाई? आपके एक दोस्त को, अजीज दोस्त को 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या करेंगे बताइए? देंगे या नहीं देंगे? देंगे। और उसने वापस नहीं किया तो रिलेशन खराब होंगे। और स्पिरिचुअल आंसर क्या है? क्या हमें आध्यात्मिक दृष्टि से ये लेने देने का काम करना है या नहीं करना? आपका दोस्त मुसीबत में है और आपकी क्षमता, मान लो उसको 25,000 रुपए देने की है, आप दे दीजिए 25,000 रुपए, गलत नहीं है आपके दोस्त की मदद करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न फ्रॉम ए सिंगल पेनी। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कीजिए कि वो वापस आएंगे। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी, वो बहुत मेरा ये अजीज मित्र था, मुझे लगा मैं दोस्ती की मदद नहीं करेंगे अभी तो कब करेंगे की मदद, पर उसने कहा मुझे इतना चाहिए। मैंने कहा हम इतना ही दे सकते हैं जितना हम कर, क्योंकि अब ये संकल्प निश्चित है
पता है कि नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता आज भी स्वीट है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, इस एक्सपेक्टेशन से दिया ही नहीं है कि पैसा वापस लेंगे। तब तो ठीक है, तब आप दोस्ती की मदद इतना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोस्त से वापस लेने के एक्सपेक्टेशन में वो नहीं करना। ना कर्ज देना, ना कर्ज लेना, दोनों फंडामेंटल क्लियर कर दीजिए। अब आते हैं एक छोटी सी बात, कई लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट का भी एक पार्ट होता है इंट्राडे, जानते हैं आप में से बहुत लोग जानते हैं इंट्राडे किसको कहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करके जिसको इंट्राडे के बारे में पता है, काफी लोगों को पता। इंट्राडे मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है कि आपने सुबह शेयर खरीदा, दिन में कभी बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, आप उसको बेच देते हो, लेकिन आपको सेम डे बेचना है, शाम तक आप उसको, आपका सौदा काटना है, वो सौदा निकालना है आपको, ऐसा कुछ कहते हैं। क्या है ये? करते हैं में कोई यहां पर करते हैं? ये जुआ का एक नया फॉर्म है, बिल्कुल निश्चित रूप से जुआ का ही एक तरीका है शेयर मार्केट का इंट्राडे। सारे दिन ऐसे लोगों की बुद्धि ऑफिसेज के अंदर हमने देखा, वो हरे निशान लाल निशान में घूमती रहती है, हर 2-2 मिनट में मोबाइल निकाल के देख रहे हो, हरा है लाल है, हर 2-2 5-5 10-10 मिनट के अंदर उनका ऑफिसेज के वर्क में मन ही नहीं लगता है। हम लोग ये पक्का करें, हम अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रखेंगे, कमाली होंगे कमाली होंगे। वैसे तो ऐसे लोग कमाते नहीं है, मैं आपको बता दूं अच्छे से, लॉन्ग रन के अंदर कोई किसी से कई बोलते भी हैं, आपको मिलते हुए ऐसे दिख जाएंगे, हाँ मैंने इतने कमा लिए इतने कमा लिए, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो 10 साल से ये काम कर रहा हो और उससे पूछना कि आपने कितने कमाए, और नहीं मैंने कमाए तो बहुत थे पर वो एक दिन ऐसा गड़बड़ हो गया सब निकल गया, ऑन एन एवरेज जीरो ही रहेगा। ये जुआ है जुआ है जुआ है, साफ साफ जुआ है। अब दूसरी बात पे आते हैं, कई लोग बोलते हैं क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कर सकते हैं, जरूर करें, एक आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है तो भाई 2-4 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट का थॉट है आपका, कम से कम एटलीस्ट वो पैसा किसी कंपनी के विकास में, डेवलपमेंट में, देश के उसमें कहीं ना कहीं काम आ रहा है, अच्छी बात है, पर उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो वो भी मत कीजिए। नहीं पता है एबीसीडी तो नहीं कीजिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लो एक टोबैको कंपनी है, मान लीजिए तंबाकू का उत्पादन करती है, बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग है, और बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, पिछले 10 साल से एनुअली 25% रिटर्न दे रही है। अरे वाह क्या बात है, मैं यदि लाइफ में कभी कमाने के लिए बैठूं तो 25% रिटर्न तो निकलता ही नहीं है। 10 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न, 3 गुना शेयर हो गया, 4 गुना शेयर हो गया, 5 गुना शेयर हो गया, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। याद रखिए शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप, भले आप 1% आधा परसेंट के पार्टनर होंगे, आप उस तंबाकू के बिजनेस के पार्टनर हो गए। यदि आप कहलाना पसंद करेंगे कि आप तंबाकू के बिजनेस के पार्टनर हैं तो जरूर कीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, अदरवाइज रिफ्रेन, कंट्रोल योरसेल्फ, और केवल वहां ही इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको पता है कि एक एथिकल स्टैंडर्ड पे बिजनेस हो रहा है। और यदि एथिकल स्टैंडर्ड पे बिजनेस आपको आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं लगता तो आप छोड़ दीजिए। बहुत सारी ऐसी जगह, मान लीजिए ऐसी ऐसी कंपनीज है मांस का प्रोडक्शन करती हैं, अब हमें पता नहीं है, एबीसीडी किसी ने कह दिया कि भी लगा दो इस शेयर में, हमने भी लगा दिया, क्या हो गया? हम भी उस मांस के प्रोडक्शन में बराबर के हिस्सेदार हो गए और बेचने में बराबर के हिस्सेदार हो गए। तो कंपनीज में शेयर मार्केट में पैसा लगाते लगाते बहुत बहुत सावधानी के साथ लगाइए। हमारी जो अर्निंग आए ना, वो अर्निंग बहुत खूबसूरत तरीकों से आनी चाहिए।
यदि वो सही तरीके से एथिकली राइट स्टैंडर्ड से नहीं आई तो वो जीवन में सुख पैदा नहीं करेगी, एबंडेंस पैदा कर देगी, वो साधनों को पैदा कर देगी, साधना को आने नहीं देगी। बिजनेस में एथिक्स ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एथिक्स नहीं होते। आज बहुत सारी कंपनियों ने अपना नाम रोशन किया है, एथिक्स के दम पे ही किया है। इंडिविजुअली मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत सारी कंपनीज का नाम ऑलरेडी जानते हैं। एथिक्स के दम पर ही बिजनेस होता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज निकाल के देख लीजिए, उसमें से 400 बिजनेस में एथिक्स के दम पे चल रही होंगी, कम से कम 400 से ज्यादा। छोटे मोटे जो चीजें हैं ना, जो एक बार चढ़ गए और दूसरे दिन गिर गए, वो आपको एथिक्स और नॉन एथिक्स परिभाषा वहां लगती है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस सृष्टि रंगमंच पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। आज से हजारों सालों पहले के इतिहास में चले जाएं तो सबसे पहले ये धरती, ये देवीय दुनिया थी, ये संसार देवताओं जैसी दुनिया थी। क्या बिजनेस था भाई उस समय? हम गोल्डन एज की बात करते हैं, सतयुग की बात करते हैं, देवताएं इस धरा पर रहते थे। कैसे सृष्टि चलती होगी? सतयुग की बात करते हैं, कुछ लाख लोग इस धरती पर रहते हैं। सोचिए आपके पास एक रिमोट बटन है, अभी इसी समय रिमोट का बटन दबाया और दबाते ही आप आज से लगभग 5000 साल पहले की दुनिया में पहुंच गए। इस संसार में लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं, राधे और कृष्ण का राज इस धरती पर है। बहुत थोड़े से लोग चारों तरफ रहते हैं। प्रकृति अपनी संपूर्णता पे है, वैभवता पे है, किसी कोई चीज की कमी नहीं है। क्या बिजनेस होता होगा उस समय वहां पे? क्या बिजनेस होता होगा उस समय? आप जैसे यहां पर रह रहे हैं ना अपन, या कभी शांतिवन में जाएंगे, लोगों के हर व्यक्ति एक दूसरे का काम कर रहा है, कोई करेंसी की जरूरत नहीं है, बिजनेस की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अब मेरा काम फर्नीचर बनाने का है, तो पूरे समाज के लिए मैंने फर्नीचर बनाया, अपने आसपास जिनके लिए मेरी जिम्मेदारी है बनाया। मेरे घर पे अनाज डालने वाला अपने आप डाल के जाएगा। देयर इज नो बिजनेस इन दैट। बिजनेस नहीं था, मेल जोल के तरीके से समाज व्यवस्था चलती थी, सतयुग और त्रेता तक, 2 युगों तक। द्वापर युग में जब आता है तो फिर बार्टर सिस्टम आया। फिर बार्टर सिस्टम में क्या था? लेना और देना। पहले बार्टर भी नहीं था कि मैं फर्नीचर आपके घर का तब बनाऊंगा जब आप मेरे घर में अनाज डाल के जाओगे। ये सतयुग में ऐसा नहीं था, वो भी नहीं था। मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे ये स्किल आती है तो मेरी ये स्किल समाज के लिए उपयोगी हो, ये काम था। गोल्डन एज, सिल्वर एज की बात करते हैं। और यही जब द्वापर योग में आ गया तब ठीक है, लोगों का इतना ऐसे नहीं कि सारी समाज के लिए ही हम कर रहे हैं, नहीं, हमने उनके लिए किया, उन्होंने हमारे लिए किया। तब भी बार्टर सिस्टम था। आज कैन यू बिलीव, कलयुग का आखिरी समय चल रहा है, इसमें भी आप 25-30 साल पहले, 50 साल पहले चले जाओ तो 50 साल पहले तक उस गोल्ड बेचने वाले लोग जो है ना, बर्तन बेचने वाले, गोल्ड बेचने वाले लोग घरों के आसपास घूमते थे, वो कुछ लेते थे और आपको दे जाते थे इन रिटर्न। इस समय तक भी मौजूद था। फिर बाद में धीरे धीरे करेंसी का चेंज हुआ, व्यापार सिस्टम बदला, व्यापार के अपने अपने नियम और ये सारी चीजें। एथिक्स है, बिना एथिक्स के बिजनेस चल नहीं सकता। एक जुगनू की तरह हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए टिमटिमा ले, लेकिन उस जुगनू का धराशायी होना निश्चित है। कुछ और एक छोटी छोटी बातें। हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर इमोशंस का ख्याल, रिश्तों का ख्याल पैसों में रखना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर जनरली ये मान्यता रहती है कि बहन है, बेटी है, वो पराए घर चली जाती है, पर वो कभी पिता की संपत्ति में दावा नहीं करती है। नहीं देखा है ऐसा, बहुत किसी परिवार में कोई होता होगा, बट जनरली देखा गया है कि बहन और बेटी पराए घर जाती है, वहां जाकर के वो पर दावा नहीं कर रही। क्यों भाई? यहां सारे भाई लोग बैठे हैं, मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं, इस बात को जीवन भर नहीं भूलना। वो इसलिए दावा नहीं करती है कि जब जब वो बहन उसके घर आएगी, उसको तब तब ये फील होगा ये उसका अपना घर है। शादी के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भाई का कर्तव्य है, जब जब आएगी बहन को अच्छे से फील होना चाहिए कि आज भी उसी का घर है।
भरपूर करके भेजना, कभी कमी नहीं आती है, कभी नहीं आती है कमी। बहन, बेटी, बुआ, घर में यदि पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कभी उनको कहना ना पड़ जाए कि मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, जरा देना। आपके कहने से पहले उनको पैसा देना, ये फाइनेंशियल वेलनेस है। इवन मां बाप को छोड़ो, अपनी पत्नी को भी, अपने युगल को भी, मान लीजिए पत्नी को भी पैसा दे रहे हैं, पत्नी को कहना ना पड़े कि भाई ये लाना है, ये लाना है। जनरली कभी कभी, जनरली ऐसा थॉट होगा नहीं भाइयों का भी, लेकिन कभी कभी भाई लोग पूछ भी बैठते हैं, क्या करोगी इतने पैसों का, कल तो दिए थे, वो 5,000 रुपए का क्या हुआ। जनरली ऐसा हो जाता है कभी कभी। पर इसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहनों की भी आ जाती है। पहले भाइयों की बात की थी कि भाइयों को बिना पूछे देना है, और मांग लिया, बाई द वे मांग लिया, तो कारण तो पहले तो नहीं पूछना है, पहले आप दे दीजिए, बाद में आपको कारण पूछना है तो बोले बाद में पूछिए, देना पहले है। अच्छा भाई, ऐसे केसेस में बहनें ध्यान दें, भाइयों को बिना बताए दे दें। अब बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ ये है कि कमा के लाया गया एक एक खर्च वेलनेस में यूज हो रहा है, इलनेस में नहीं हो रहा। इलनेस मतलब मेरे ड्रॉर में 300 साड़ियां रखी हुई हैं और उसके बाद में मैं साड़ी की परचेजेस करने चला गया, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल इलनेस है, वेलनेस नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हमारे ऑफिस में देखे हैं हमने, 365 दिन तक चेंज ही नहीं करते, 365 दिन तक दोबारा नंबर ही नहीं आता उस साड़ी का। एवरी डे इट इज डिफरेंट, 2-4 साल बाद शायद कभी नंबर आता हूं। यदि ऐसा है तो ये इलनेस है, वेलनेस नहीं है। पक्का है? एक एक पैसे को जिम्मेवारी पूर्वक खर्च करना। अच्छा चलिए, मान लो एक बात है, हमने यहां से शरीर छोड़ा, फिर चले गए कहीं ऊपर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं यहां से आत्मा गई, परम धाम चली गई, क्या साथ लेके जाएंगे? कुछ नहीं। अब अच्छा, एक ने जवाब दिया अच्छे कर्म साथ लेके जाएंगे। अब अच्छे कर्म कहां से लाएं? जो मनी है उससे कुछ खरीद सकते हैं, मनी नहीं जाएगा, बट मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड कर्मास, और वो गुड कर्मास की पूंजी साथ लेकर के जा सकते हैं। तो वो मनी खर्च करनी है, उससे कुछ ब्लेसिंग्स लेनी है, दैट ब्लेसिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू गुड कर्मा, वो ब्लेसिंग साथ में जा सकती है। देखो कितना अच्छा तरीका है। मनी नहीं ले जा सकते, करेंसी नहीं जाएगी, ना डॉलर जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना कुछ जाएगा, पर ब्लेसिंग साथ में। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, पर ये लोगों की कैलकुलेशन है, अपनी कैलकुलेशन अलग है। भले आए खाली हाथ थे, पर भरतू हाथ, भरे हुए हाथ जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कर्मों की शानदार पूंजी साथ लेकर के जाएंगे। एक और छोटी सी बात में आगे बढ़ेंगे, लीगल केसेस। बहुत बार ऐसा देखा गया है, फाइनेंशियल्स को लेकर के, पैसों को लेकर के कोर्ट केसेस हो जाते हैं, परिवारों में हो जाते हैं, और ज्यादातर कोर्ट केसेस निकट संबंधियों में होते हैं। सेकंड नंबर के कोर्ट केसेस अड़ोसी पड़ोसी से होते हैं, और थर्ड नंबर के केसेस, चौथे नंबर के केसेस दूसरे फिर नॉन फाइनेंशियल केसेस होते हैं। पर ज्यादातर केसेस आप फाउंड आउट करोगे, आज के भारत के 10 करोड़ केसेस जो पेंडिंग हैं, उनका एनालिसिस करोगे तो उन 10 करोड़ में से ज्यादातर केसेस परिवारों के हैं, पैसों को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के। और केस लड़ने वालों की औसत उम्र मानोगे तो 40-50 साल के आसपास उन लोगों की औसत एवरेज होती, अंदाजन 40-50 के आसपास लोग ज्यादातर ऑन ऑन एवरेज, कोई 60-70 का भी होगा तो हो सकता है कोई 30 का भी होगा, पर ऑन ऑन एवरेज 40-50 साल की उम्र में। भारत की औसत आयु 60-70 साल होगी, 50 साल की उम्र में केस किया, 70 साल की औसत आयु रहती है, जिसकी भी गारंटी नहीं है, 20 साल शायद जिंदगी में भी और जीना बाकी रहेगा।
20 साल। और भारत में केसेस की औसत आयु करीब करीब 15 साल है। इस तरह के केसेस में 15 साल पहले रिजल्ट ही नहीं निकलते। 40 साल 50 साल की उम्र में केस किया, 65 साल की उम्र में रिजल्ट आया, 5 साल बाद मरने का टाइम हो गया। व्हाट वी आर डूइंग? इस तरह के केसेस को एमिकेबल फ्रेंडशिप के द्वारा थोड़ा सा नाक नीची करके, थोड़ा सा ईगो को खत्म करके खत्म कर दें। मुझे मरने से पहले अपने साथ कोई कोर्ट केस लेकर के नहीं जाना है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। हमारा भी एक कोर्ट केस था और लास्ट में कितना सुंदर तरीके से, और उस कोर्ट केस के बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। और फाइनली कोर्ट केस जब यहाँ ब्रह्मा कुमारी में माई ज्वाइन किए, सीखा, और तो यार क्या करेंगे कोर्ट केस ले जा करके। ऐसे सामने वाले को बुलाया, भैया ये पकड़ो कागजात, खत्म, नमस्ते। भले हमारा बनता था, आपका बनता था, छोड़ो, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए, नथिंग डूइंग, वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग। कम से कम दोस्ती बनी रहे, कम से कम प्यार बना रहे, कम से कम रिश्ते बने रहे, ऐसे छोटे मोटे। और बहुत लोग होंगे आज इस सभा के अंदर इस चीज को, हमारे यहाँ पे जगदीश भाई बहुत सीनियर भाई रहे हैं यज्ञ के। सन 2001 में शायद उन्होंने शरीर छोड़ा, 11 मई 2001। महान आत्मा। दिल्ली के अंदर कहीं एक स्थान पर सेंटर चल रहा था, 25-30 सालों से सेंटर था। तो मकान मालिक ने कहा भाई खाली कर दो, पगड़ी भी दे रखी थी, सब कुछ था। पगड़ी जानते हैं आप में से कई लोग जानते होंगे, वो कैसे क्या बोलते हैं उसको, एडवांस मनी होता है अच्छा खासा। तो भी उस भाई ने कहा कि नहीं आप इसको इमीडिएटली खाली करो, और वैसे तो नियम होता है कि सारा कुछ देना वाला। उन्होंने तुरंत उनके कहे अनुसार घर भी खाली किया। लोगों ने उनको कहा कि भाई ये खाली करा नहीं सकता लीगली आपसे, सारे कानूनन आपके हैं, इतने साल रह चुके, पगड़ी दे रखी है, या तो वो पगड़ी वापस करे, ये करे वो करे, नथिंग डूइंग। उन्होंने न केवल खाली किया, और बाकायदा खाली करने से पहले पूरे को अच्छे से पेंट शेंट रंग रोगन करा के बिल्कुल न्यू कंडीशन में ले जाकर के वापस दे दिया। उसको बोले आप मालिक हो, आप रखिए। थोड़ा सा दिल बड़ा करते ही ना समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, और थोड़ा सा दिल छोटे होते ही समस्याएं बड़ी लगने लगती है। रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आप पक्का मानिए कि आप 2 कोर्ट केस कम करके देखिए, एक कोर्ट केस उसका परिवारों पे असर आएगा। परिवार अच्छे से चलने लगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे, उनके संस्कार अच्छे होंगे, आपको रिटर्न निश्चित रूप से मिल गया। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कोर्ट केस खत्म करना है, आपका सुख शांति सुकून तुरंत वापस है, और आपके परिवारों के संस्कार अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। तो आज ये एक चीज तो जरूर यहां से पक्की करके जाना कि यदि कोई कोर्ट केस हो तो ले दे के एमिकेबली, कुछ कम मिल जाए तो भी, 50% मिलना था नहीं 40 मिल रहा है, उसकी जगह 30-20 भी मिल रहा है, ले दे के खत्म करो मामला। बहुत ज्यादा जीना नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है, और न जाने किस मोड़ पे फिर दोबारा और किन राहों में, किन बातों में, किस कारणों से मिलना पड़ जाए। अच्छा चलो, ये तो मैंने 2-4 एक्सपीरियंस से बातें ले ली। अब जल्दी जल्दी जो हम मेरी पावर पॉइंट स्लाइड है उसके थ्रू भी टाइम। अच्छा चलो, 5 मिनट में कोई पॉइंट और छोटे से बचे हो तो वो और देख लेते हैं। एक छोटा सा बात और लेते हैं। आप में से बहुत लोग MLM के बारे में जानते हैं? जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। एक आता इंसान, वो 2 मेंबर बनाता है, फिर उसके आगे 2 या 3 मेंबर, फिर दूसरा 3 मेंबर बनाता है, फिर तीसरा 3 मेंबर बनाता है, ऐसे चेंज चलती जाती है। सुना है आपने, है ना। तो कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट है, इन चीजों से बचें। दुनिया के बहुत से देशों में मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन कर दिया गया है। क्यों गलत है ये? क्या ये चेंज जिंदगी भर चलती रहेगी या 10-20 साल में रुक जाएगी? पहले ही रुक जाती है। यदि ये चेन में 30 लेवल तक भी नीचे चली गई, 30 लेवल तक नीचे चली गई, तो इसका मतलब होता है 2⁻30, यानी 100 करोड़, यानी कि भारत का हर पैदा होता हुआ बच्चा भी आपकी चेन का हिस्सा होगा। यदि 30 लेवल तक चेन चली जाए तो भारत का हर पैदा होता हुआ बच्चा भी उसका मेंबर होगा। चलो मान लेते हैं चली जाए।
आखिर के 2 लेवल आप उसके काउंट करके देखेंगे तो 100 करोड़ में से 80 85 करोड़ 82 करोड़ लोग आखिर के 2 लेवल में होंगे और ऊपर के 28 लेवल में बाकी के 15-17 करोड़ लोग होंगे। काउंटिंग करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये 2⁻28 को एक तरफ रखिएगा, 2⁻29 और 2⁻30 को एक साथ जोड़ लीजिएगा। इसका क्या मतलब हुआ? नीचे के 2 लेवल का पैसा ऊपर के सारे 28 में बट रहा है, और जिस दिन ये बिजनेस बंद होगा उस दिन ऊपर के 16-17, ऊपर के 27-28 लेवल के लोग फायदे में रहेंगे और नीचे के 2 लेवल के लोग सदा नुकसान के साथ ही बंद होगा। यानी 80% लोग सदा नुकसान में रहेंगे, 20% लोग ही फायदे में हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, जी जी, हाँ हाँ, नीट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल परफेक्टली राइट किया। मतलब राजस्थान के 4-5 यहाँ नाम ले नहीं सकते, लेकिन 5-7 एग्जाम्पल राजस्थान के हम जानते हैं, कुछ जेल में बैठे हैं आज भी। और 80% बिजनेस वो होता है जो विन विन होता है। आपने ना एक गली की नुक्कड़ में एक परचूनी की दुकान खोल रखी है ना, वो भी बिजनेस है, क्योंकि उससे आपका परिवार चल रहा है और सामने वाले की भी जरूरतें पूरी हो रही हैं, दोनों विन विन है। एक जीते दूसरा हारे, विन विन नहीं होता है, जुआ होता है। तो कृपया कृपया करके हम ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग से बचे। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। 5 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है: पैसा कमाना, खर्च करना, गिफ्ट में लेना देना और बचाना। इन 5 चीजों में एथिक्स यदि आ गए तो फाइनेंशियल वेलबींग है। गिफ्ट लेने देने में भी एथिक्स है। देखे दिखावे के चक्कर में 5 रुपए की जगह 50,000 का गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ दिखावे दिखावे की वजह से। आपका दिल से प्यार है, आप लाख का दीजिए ना, गिफ्ट मना नहीं है। आपकी हिम्मत है और दिल का प्यार है तो दीजिए, लेकिन हिम्मत और दिल के प्यार के नहीं, पड़ोसी ने इतना दिया है तो मुझे इतना देना है, फलाने की शादी में 1100 आए थे तो मुझे 2100 तो करके देना ही है, उसने 2100 दिए थे तो 5100 का तो लिफाफा बनता ही है। और आजकल पता नहीं यहाँ और जगह होता नहीं होता, राजस्थान में तो एक दिखावा प्रथा और है। अभी दिखावा प्रथा जानते हैं? उसमें क्या होता है, जो आपको दिया जाएगा बेटी की शादी में, उसको पहले लेके सारा ऐसे रख दिया जाता है और अड़ोस पड़ोस को सबको बुलाया जाता है कि आओ आके देख लो हम क्या क्या दे रहे हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है। सेविंग्स हो, अच्छे से हो, जरूर हो, पर अपने वर्तमान और के कॉस्ट पे नहीं हो, कंजूसी से नहीं हो, है ना। देवताओं का हाथ अभी ऐसे ही अच्छा लगता है, लक्ष्मी का। और ये जो धन है ना, इसके हम केयर टेकर हैं, ओनर नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा, सिर्फ केयर टेकर है, मालिक नहीं है। ये पक्के पक्के से कर लीजिए बात, केवल 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 केयर टेकर है। अच्छा, आज के 200 साल पहले जो ये जिस जमीन पे हम रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, किसके पास था? आज के 200 साल बाद किसके पास होगा? मतलब हमें यूज करने के लिए मिला हुआ, कल किसी और के पास था, कल किसी और का होगा। नेक्स्ट इज मनी इज अ पावरफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हेन मनी सर्व्स यू एंड योर सोल रिमेन्स फ्री फ्रॉम इट्स ग्रिप। आत्मा गुलाम न बन जाए उस धन की, ये हम बात कर चुके हैं। अर्न कैसे करना है इस पे भी बात की। अपने हेल्थ के कॉस्ट पे मनी नहीं कमानी है। मान लो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, अच्छा खासा कमाई है मेरी, तो बचे हुए 3-4 घंटे मन नहीं लगता, ये बात ठीक है, क्या करें क्या करें क्या करें, इसके चक्कर में शाम को जाके 2 ट्यूशन ही पढ़ा लूं, शाम को जाके यही कर लूं, सुबह जाकर के यही कर लूं। प्लीज प्लीज बचिए इन चीजों से। हो गया है आपका एक पाया बहुत मजबूत हो गया, फाइनेंशियल वेलबींग वाला पाया ठीक है, बाकी और वेलनेस को भी आप समय दीजिए। सोशल वेलनेस या दूसरे जो वेलनेस है उनका भी आप पूरा सा समय दीजिए। गेट, ये बात हम कर चुके। वांट्स और नीड, इस पे भी हम बात कर चुके। हम तन और धन का इंश्योरेंस अक्सर सब लोग कर लेते हैं, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस भी ले लेते हैं और प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस ले लेते हैं,
पर अपने संकल्पों का इंश्योरेंस करने का तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम अपने संकल्पों का इंश्योरेंस कर पाते हैं। इस पे भी ध्यान देना, मेडिटेशन साथ चलता रहे तो थॉट्स का, फिर तन मन धन तीनों चीजें अच्छे से चलेंगी। इंपल्सिव स्पेंडिंग, आज मूड खराब है चलो मार्केटिंग पे चलते हैं, और अक्सर देखा गया जिस दिन मूड खराब होता है तो पहला याद, सबसे पहले क्या याद आता है? शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग में इंपल्सिव स्पेंडिंग हो जाती है, अननेसेसरी का खर्च कर रहे हैं। केयर टेकर वर्सेस ओनर, ये इंट्राडे पे हमने बात की है। परचेजिंग प्रॉपर्टी, हर व्यक्ति धरती पे आया है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास एक मकान, दो मकान हो, आपको एक बच्चों के लिए भी चाहिए, अपने लिए भी चाहिए, एक आध आपको जमीन चाहिए, जरूर रखें, पर 40-40, 50-50 प्लॉट खरीद के रखे हुए, और वो भी कितने गौरव के साथ दूसरों को बता रहे हैं। माय गुडनेस, व्हाट वी आर डूइंग, काम आने? सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, साफ साफ याद रखें। तो जरूरतें सारी पूरी हैं, हो सकती हैं। अभी हमने चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन दिया कि फाइनेंशियल वेलबींग क्या होती है, तब उसने कहा, चैट जीपीटी को कितनी नॉलेज है, मैं उसकी नॉलेज पे हैरान रह गया। चैट जीपीटी ने पता है क्या कहा? आपके पास 3 अवेयरनेस होनी चाहिए, सेल्फ, गॉड और यूनिवर्स। इन तीनों में आपका पक्का फेथ होना चाहिए, इसी को फाइनेंशियल वेलनेस कहते हैं। आपको खुद में यकीन है मैं कमा सकता हूं, आपको भगवान पे यकीन है एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, आपको इस सृष्टि चक्र और ब्रह्मांड पे यकीन है कि मेरे लायक जो कुछ होगा इस ब्रह्मांड में निश्चित है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एंड वंडरफुली ब्रह्मा कुमारी इसके पहले 3 चैप्टर भी यही है, सेल्फ, गॉड और सृष्टि रंगमंच। आपने यदि किए हैं तो 3 ही चैप्टर, यही 3 चैप्टर। कमाल की बात, मतलब चैट जीपीटी को ये पता है कि आपको ये 3 अवेयरनेस रहनी चाहिए। अच्छा, चलिए लास्ट में ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल हार्ट अट्रैक्ट्स अबंडेंस। थैंकफुल हार्ट अट्रैक्ट्स अबंडेंस। जिसके दिल में थैंक्स है ना, बहुत कुछ दिया है, थैंक्स है ना, तो उससे क्या होता है? धन आपके पीछे पीछे भागता है। और कंप्लेनिंग नेचर है ना, और कंप्लेनिंग नेचर है तो धन दूर भागता है, रिपेल करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।